Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Nusrat Fatma, subject specialist in physics at Divisional Public School and College Sahiwal. Students, जैसा कि आप जानते हैं कि आप चैप्टर नंबर 2 पढ़ चुके हैं और अब हमने इस चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज करनी है। तो किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल होते हैं। आज हम इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन 2.1 से 2.11 तक। तो बेटा जी, शॉर्ट क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है कि जब शॉर्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, आप उस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट लिखें, प्रिसाइज हो और इफेक्टिव हो। तो इस तरह आपको एग्जामिनर इसके फुल मार्क्स देगा, यानी आप इस तरह 100% मार्क्स जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में ले लेंगे। तो आइए 2.1 शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं। 2.1 शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, डिफाइन द टर्म्स यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। यानी आपने इन टर्म्स को डिफाइन करना है, यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो आपने ये सारी टर्म्स जो हैं वो डिटेल में चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी हैं। तो आइए इनकी डेफिनेशन करते हैं। डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 विद नो यूनिट्स इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर विद अ कैप और हैट ऑन इट। यानी एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और उसकी यूनिट ना हो, लेकिन एक गिवन एक डायरेक्शन में हो जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, तो उसको हम कहेंगे यूनिट वेक्टर। और इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? हम एक लेटर के ऊपर कैप या हैट दे देते हैं। लेटर ABC कोई सा भी लेटर है, इसके उसके ऊपर आप कैप या हैट दे दें, तो इस तरह इस यूनिट वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन होगी। मैथमेटिकली हम यूनिट वेक्टर को किस तरह लिख सकते हैं? The mathematical form of the unit vector: if vector A is a vector with a magnitude A, then vector A is equal to magnitude of vector A and the unit vector of vector A. या फिर unit vector is equal to vector A divided by unit vector. Application of unit vector क्या है? Application of unit vector is used to represent the direction of a vector. यानी unit vector को हम किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। तो ये हम लिख देंगे कि एप्लीकेशन ऑफ अ यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। इन केस ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, आई कैप यूनिट वेक्टर इज यूज्ड फॉर एक्स डायरेक्शन, जे कैप इज यूज्ड फॉर वाई डायरेक्शन एंड के कैप इज यूज्ड फॉर जी डायरेक्शन। हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं जिसमें 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन है। जहाँ पे ये तीनों लाइन मीट करती हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। आई कैप टुवर्ड्स एक्स डायरेक्शन, जे कैप टुवर्ड्स वाई डायरेक्शन एंड के कैप टुवर्ड्स जी डायरेक्शन। और अगर हमारे पास वेक्टर जो है वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है, तो इसके हमारे तो यहाँ हम लिखेंगे 1 0 0 एक्स डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में हमारे पास सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर वेक्टर वाई डायरेक्शन में होगा तो हमारे पास सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट्स हैं और एक्स और जी 0 है, तो 0 1 0। और अगर वेक्टर जो है वो हमारे पास जी डायरेक्शन में है, तो फिर इसके x और y कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो 0 हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे 0 0 1। उसके बाद है पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जिसको हम यूज करते हैं किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, अ वेक्टर which gives the location of a particle or a point with respect to origin is called position vector. यानी a vector which gives the location of a particle or a point with respect to the origin is called position vector. एक्स वाई प्लेन में पॉइंट P पड़ा है जिसके कोऑर्डिनेट है A एंड B, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे, पोजीशन वेक्टर कैसे लेंगे? तो पोजीशन वेक्टर हम लेंगे ओरिजिन से, एक ऐसा वेक्टर लेंगे जिसकी टेल ओरिजिन पे होगी और जिसका हेड पॉइंट P पे होगा। तो इस तरह हम जो है वो पोजीशन वेक्टर ले लेंगे R। इसका मतलब ये हुआ कि A कंपोनेंट जो है हम मूव करके गए हैं x डायरेक्शन में और B जो है हमने मूव किया है y डायरेक्शन में। तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर आ रहा है। It is represented by a straight line drawn in such a way that its tail coincide with the origin and the head with point P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं A and P in xy plane is given by vector R is equal to A I cap plus B J cap. In 3-dimensional coordinate system space, यानी स्पेस की अगर हम बात करें तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे A, B एंड C, तो इसमें हम देखेंगे कि उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर R इक्वल टू A I कैप प्लस B J कैप प्लस C K कैप। तो डायग्राम में भी आपको दिखाई दे रहा है
कि हमारे पास x, y और z हमने तीनों डायरेक्शन ले लिए हैं और इसमें पॉइंट P जो है वो लोकेट कर रहा है। इस पॉइंट P की पोजीशन बताने के लिए हमने पोजीशन वेक्टर R ड्रॉ किया है, जिसकी टेल पॉइंट O पे है और उसका हेड पॉइंट P पे है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं A, B एंड C। नंबर 3 पे कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो कंपोनेंट्स हैं द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। यानी इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। A vector may be splits up into 2 or more components. तो rectangular components कौन से होते हैं? The component of the vector which are perpendicular to each other are called rectangular components of the vector. यानी क्या? The components of the vector which are perpendicular to each other are called rectangular components of the vector. इसके लिए आप डायग्राम बना देंगे। ये एक हमने वेक्टर लिया है, XY प्लेन में हमने वेक्टर लिया है वेक्टर A। तो क्या किया हमने वेक्टर A के हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है x डायरेक्शन में और इसी तरह हमने पॉइंट P से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ऑन y एक्सिस। तो इस तरह पी एन जो प्रोजेक्शन है ये इस वेक्टर का y कंपोनेंट बना रहा है और पी एम जो प्रोजेक्शन है ये इस वेक्टर का x कंपोनेंट बना रहा है। तो ये दोनों वेक्टर के कंपोनेंट, ये x कंपोनेंट और ये y कंपोनेंट, इन दोनों में एंगल कितना है? 90 डिग्री का। तो द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर are called rectangular components of the vector. Question number 2.2. The vector sum of three vectors gives a zero resultant but can be the possible orientation of the vectors. यानी हमारे पास तीन वेक्टर हैं, उनको हमने सम किया है तो हमें रिजल्टेंट क्या मिलता है? जीरो और अ नल वेक्टर। What can be the possible orientation of the vectors? तो वेक्टर्स की क्या ओरिएंटेशन होगी? इसका आंसर है if the three vectors are represented by the sides of a triangle joined by head to tail rule in cyclic order, their sum will be null vector. तो इसकी एक्सप्लेनेशन में भी आप यही कर देते हैं कि हमारे पास तीन वेक्टर हैं। कंसीडर थ्री वेक्टर्स, वेक्टर A, वेक्टर B एंड वेक्टर C as shown in fig. It is clear that sum of the vector is zero because tail of the first vector coincide with the head of the last vector. तो वेक्टर A, वेक्टर B और वेक्टर C फोर्स लगा रहे हैं बॉल के ऊपर। तो अगर हम यह वेक्टर B की एज इट इज उठा के वेक्टर A के हेड के साथ ज्वाइन कर दें यहाँ से यूं, और वेक्टर C को एज इट इज उठा के यहाँ से हेड ऑफ द वेक्टर B से टेल ऑफ द वेक्टर C ज्वाइन कर दें और इस तरह हेड ऑफ वेक्टर C ज्वाइन विद द टेल ऑफ वेक्टर A, यानी फर्स्ट वेक्टर की टेल से ज्वाइन हो गया, तो तब इनका रिजल्टेंट क्या हो गया? नल वेक्टर हो गया। कि जब ऐसी कंडीशन आ जाए जब फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर का हेड ज्वाइन हो जाए तो हमारे पास उन वेक्टर्स का सम जो है वो नल वेक्टर आता है। तो कंसीडर थ्री वेक्टर्स, वेक्टर A, वेक्टर B एंड वेक्टर C as shown in fig. It is clear that sum of these vector is zero because tail of the first vector coincide with the head of the last vector. तो इसको आप लिखेंगे वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C इज इक्वल टू नल वेक्टर। और इसी तरह आपने तीन वेक्टर लिए हैं, वेक्टर A, वेक्टर B और वेक्टर C, और इनको ज्वाइन कर दिया बाय हेड टू टेल रूल इन साइक्लिक ऑर्डर एज द साइड ऑफ अ ट्रायंगल्स। तो ये हमारे पास इनका सम जो है, रिजल्टेंट जो है वो नल वेक्टर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2.3. Vector A lies in the xy plane. For what orientation will both the rectangular components be negative and for what orientation will its component have opposite sign? यानी हमारे पास एक वेक्टर A है जो लाई कर रहा है xy प्लेन में। तो वेक्टर A की क्या ओरिएंटेशन होनी चाहिए कि इसके दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो हों वो नेगेटिव हों, और क्या ओरिएंटेशन होनी चाहिए कि इसके दोनों कंपोनेंट जो हों वो ऑपोजिट साइन के हों। तो इसका आंसर हम करेंगे फर्स्ट वन, if the vector lies in the third quadrant both of its rectangular components will be negative। कि अगर वेक्टर जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो उस वक्त इसके x और y दोनों कंपोनेंट जो है वो नेगेटिव है। यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वेक्टर A जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यहाँ पे जो x है वो भी नेगेटिव है और इसका जो y कंपोनेंट है वो भी नेगेटिव है। तो इस तरह दोनों कंपोनेंट जो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो है वो दोनों इसके नेगेटिव हैं, तो वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और इसका जो दूसरा पार्ट था क्वेश्चन का कि क्या ओरिएंटेशन होनी चाहिए कि इनके कंपोनेंट्स के ऑपोजिट साइन होंगे, तो सेकंड पार्ट का आंसर है इफ द वेक्टर लाइज इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट बोथ ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैव ऑपोजिट साइन। जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा है
कि हमारे पास जो वेक्टर ए है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट ये दोनों, इन दोनों के ऑपोजिट साइन है। और इसी तरह इसकी दूसरी डायग्राम अगर दिखाऊं आपको, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर वेक्टर लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर वेक्टर ये वेक्टर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो उस वक्त इसके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट है, यानी यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, तो एक्स कंपोनेंट हैव पॉजिटिव साइन एंड वाई कंपोनेंट हैज नेगेटिव साइन। तो इस तरह इन दोनों कंपोनेंट्स के ऑपोजिट साइन होगा। क्वेश्चन है 2.4, if one of the rectangular components of a vector is not zero, can its magnitude be zero? Explain। कि अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वेक्टर के जो हैं उसमें से एक जीरो ना हो तो क्या इसका मैग्नीट्यूड जीरो हो सकता है? इसका आंसर है नो। इफ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इज नॉट जीरो देन मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर कैन नॉट बी जीरो। कि अगर वेक्टर का एक कंपोनेंट जीरो नहीं है तो फिर वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो नहीं हो सकता। इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप दे देते हैं आपको कि रीजन इसकी क्या है। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, यानी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट उसका स्क्वायर प्लस वेक्टर का वाई कंपोनेंट उसका स्क्वायर, और इनका हमने होल स्क्वायर रूट ले लिया। दिस इक्वेशन shows that magnitude of the vector will be zero only when all of its components are zero। कि यहाँ पे अगर हमारे पास वेक्टर है उसका अगर x कंपोनेंट जीरो होगा तो y हैज सम वैल्यू, और अगर y कंपोनेंट जीरो होगा तो x कंपोनेंट हैज सम वैल्यू। तो इस तरह वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो नहीं हो सकता, एक सूरत में जीरो होगा जब दोनों कंपोनेंट इसके जीरो होंगे। तो if x component is 0, then the magnitude of the vector will be equal to the magnitude of the y component, and if y component is 0, then magnitude of the vector will be equal to the magnitude of x component। Question number 2.5, can a vector has components greater than the vector's magnitude? क्या वेक्टर के कंपोनेंट उसके मैग्नीट्यूड से ग्रेटर हो सकते हैं? इसका आंसर है नो। The rectangular components of the vector can never be greater than the vector's magnitude. It may be equal to the vector magnitude, यानी कि वेक्टर के जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं वो ग्रेटर नहीं हो सकते वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, सिर्फ एक सूरत में इक्वल हो सकते हैं जबकि एक कंपोनेंट की कुछ वैल्यू हो और दूसरा कंपोनेंट जो हो वो जीरो हो। तो इस क्वेश्चन का हम आंसर ऐसे करेंगे, नो द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर कैन नेवर बी ग्रेटर देन द वेक्टर्स मैग्नीट्यूड, इट मे बी इक्वल टू द वेक्टर मैग्नीट्यूड। और अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन दें तो एक्सप्लेनेशन में मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर ए इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो अगर हम इक्वेशन के दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो इक्वेशन के राइट साइड पे जो स्क्वायर था वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बाकी बचा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए एक्स स्क्वायर और ऑल्सो ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए वाई स्क्वायर, या फिर a is greater than ax, also a is greater than ay। इस तरह हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। If vector a is along x direction, then a square is equal to ax square plus 0 square is equal to ax square। यहाँ पे 0 इसलिए है क्योंकि वेक्टर along x एक्सिस है, तो इसके y कंपोनेंट 0 हो गया, इस वजह से a square is equal to ax square या फिर a is equal to ax। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। From equation 1 and equation 2 we get a is greater than or equal to ax। If vector a is along y axis, then a square is equal to 0 square plus a y square। तो यहाँ पे 0 इसलिए है क्योंकि वेक्टर along y डायरेक्शन है, तो फिर x डायरेक्शन जो इसका x कंपोनेंट है वो 0 हो गया, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर या a इज इक्वल टू ए वाई, और ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 वी गेट a is greater than or equal to ay।
यहाँ पे एक नोट आपको बता दूं, द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर अदर देन द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मे बी ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। कि अगर हमारे पास वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात हो रही हो तो फिर हम इसका आंसर करेंगे कि नो, लेकिन अगर अदर देन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे तो फिर उस वक्त वो ग्रेटर हो सकते हैं देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 2.6, कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर हैज नेगेटिव वैल्यू? Question number 2.6, can the magnitude of the vector have negative value? इसका आंसर है no, the magnitude of the vector can never have negative value। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो है वो हम किस तरह लेते हैं, इसका फर्ज करें हमारे पास एक वेक्टर ए है तो उसका हम मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर है, इस वजह से अगर वेक्टर का कोई कंपोनेंट नेगेटिव डायरेक्शन में भी होगा तो नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। इस वजह से हम कहेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर कैन नेवर हैव नेगेटिव वैल्यू, एज स्क्वायर ऑफ द नेगेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो a इज इक्वल टू पॉजिटिव, thus magnitude of the vector can never be negative। Question number 2.7, vector a plus vector b is equal to null vector, what can you say about the components of two vectors? कि हमारे पास वेक्टर a है, उसके में ऐड किया हमने वेक्टर b, तो उनका रिजल्टेंट आता है, रिजल्टेंट वेक्टर जो आ रहा है वो है नल वेक्टर। what can you say about the components of two vectors? आंसर, सम ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स विल ऑल्सो बी नल वेक्टर, कि अगर हम इन वेक्टर्स के कंपोनेंट का सम करें तो उसका रिजल्टेंट भी जो होगा वो नल वेक्टर आएगा। तो एक्सप्लेनेशन में हम बताते हैं, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, वेक्टर ए को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया तो वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। अगेन हमने लिया था, अगेन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू नल वेक्टर, तो इसी तरह हमने इनके कंपोनेंट्स को भी ऐड कर दिया। वेक्टर ए में हमने वेक्टर ए के कंपोनेंट रख दिए, तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप इज इक्वल टू 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप। या फिर हमने इसको लिखा ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे कैप, यानी कि हमने दोनों वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट को इकट्ठा कर लिया और वाई कंपोनेंट्स को भी इकट्ठा कर लिया। तो इस तरह हमारे पास है ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे कैप इज इक्वल टू 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप। Comparing the coefficient of I cap and j cap on both sides, we have ax plus bx is equal to 0 और ay plus by is equal to 0. Thus, the sum of their respective components will also be 0. Question 2.8. Under what circumstances would a vector has components that are equal in magnitude? क्या कंडीशन होगी जब एक वेक्टर के कंपोनेंट जो हैं वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे? तो इसका आंसर है, इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन द वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। इसका हम प्रूफ देंगे, डायग्राम बनाती हूँ, और डायग्राम हमारे पास वेक्टर जो है वो एक्स वाई प्लेन में पड़ा है। यहाँ पे जो वेक्टर है वो हमारे पास एक्स वाई प्लेन में वेक्टर ए है। इस वेक्टर ए के हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ले लिए, ए वाई कंपोनेंट और ए एक्स कंपोनेंट, और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कौन से होते हैं, जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर कंपोनेंट होते हैं। तो ये ए वाई और ए एक्स कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो कंडीशन क्या है कि क्या सर्कमस्टांसेस होंगे कि दोनों कंपोनेंट इसके मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। लेट ए एक्स एंड ए वाई बी द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर ए। इफ ए वाई इज इक्वल टू ए एक्स और ए साइन थीटा इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, फिर यहाँ से ए जो है वो ए के साथ क्रॉस हो जाएगा, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 और साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 या थीटा इज इक्वल टू
tan इनवर्स ऑफ 1, और tan इनवर्स ऑफ 1 45 डिग्री पे होता है, तो इस तरह थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो इसका आंसर आप लिखोगे, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन द वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 2.9, इज इट पॉसिबल टू ऐड अ वेक्टर क्वांटिटी टू अ स्केलर क्वांटिटी, एक्सप्लेन। इसका क्या मतलब हुआ कि क्या हम वेक्टर क्वांटिटी में स्केलर क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऐड अ वेक्टर क्वांटिटी टू अ स्केलर क्वांटिटी, कि वेक्टर क्वांटिटी में स्केलर क्वांटिटी ऐड नहीं हो सकती। इसकी जो वेक्टर है वो हेड टू टेल रूल ऐड होगा, जबकि जो स्केलर है वो सिंपल मैथमेटिकल मेथड से ऐड होगा। तो इसकी रीज़न में हम लिखेंगे, both physical quantities are different in their physical nature, so these two quantities cannot be add up। यानी ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी जो हैं अपनी नेचर में डिफरेंट हैं, इस वजह से हम वेक्टर क्वांटिटी में स्केलर क्वांटिटी को ऐड नहीं कर सकते। स्केलर कैन बी एडेड बाय सिंपल अरिथमेटिक रूल्स, यानी आप इसका रीजन में ये लिखोगे, स्केलर कैन बी एडेड बाय सिंपल अरिथमेटिक रूल्स while the vector can be added by special rule, vector algebra या head to tail rule। Question 2.10, can you add 0 to a null vector? क्या है क्वेश्चन कि आप नल वेक्टर में 0 को ऐड कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नो, 0 कैन नॉट बी एडेड टू अ नल वेक्टर, क्योंकि 0 जो है स्केलर क्वांटिटी है और नल वेक्टर जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन 2.9 में बताया कि स्केलर और वेक्टर दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, इन दोनों की फिजिकल नेचर डिफरेंट है, तो इस वजह से हम स्केलर में वेक्टर को ऐड नहीं करते। तो यहाँ 0 जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और नल वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए 0 को हम नल वेक्टर में ऐड नहीं कर सकते। तो आप किसकी रीज़न लिखेंगे? Normally, those physical quantities can be added which are alike. Both 0 and null vector are two different physical quantities. One is scalar and the other is vector. So we cannot add 0 into a null vector. Question number 2.11. Two vectors have unequal magnitude. Can their sum be equal to 0? Explain. यानी कि हमारे पास दो वेक्टर हैं जिनके मैग्नीट्यूड अनइक्वल है, या टू अनइक्वल वेक्टर है, क्या उनका सम इक्वल टू 0 हो सकता है? तो इसका आंसर है नो, सम ऑफ टू अनइक्वल वेक्टर्स कैन नेवर बी 0, कि अगर दो वेक्टर हैं और वो हैं अनइक्वल, यानी उनके मैग्नीट्यूड एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो उनका सम 0 नहीं हो सकता। इसकी रीज़न है कि क्यों नहीं 0 हो सकता, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? एक्सप्लेनेशन आप दोगे, it is possible only if the two vectors have same magnitude and opposite direction, कि 0 इन दोनों वेक्टर का सम तभी होगा जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो यहाँ क्वेश्चन है कि अनइक्वल मैग्नीट्यूड है, तो जब वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही जब वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड ही अनइक्वल है, तो उस वक्त उनका सम 0 नहीं हो सकता। तो एग्जाम्पल है इसकी, इफ वी हैव अ वेक्टर इन example, if we have a vector in positive x direction and has magnitude 5 and another vector having magnitude 3 in negative x direction, then their sum will give value 2 which is greater than 0. This is the end of the lecture.